न्यूज़ टुडे में यूएनईपी ने स्वास्थ्य देखभाल परियोजना में पारा आधारित मापन यंत्रों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने वाली पहल शुरू की है। 134 मिलियन डॉलर की लागत वाली यह पहल संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के नेतृत्व में शुरू की गई है। परियोजना के बारे में हम लोग जानेंगे। उद्देश्य: पारा मरकरी आधारित थर्मामीटर और स्पिगोमेनोमीटर के उपयोग को प्रतिवर्ष 20% की दर से कम करना और पारे के रिसाव को कम करना, पारा युक्त चिकित्सा अपशिष्ट के प्रबंधन में सुधार करना, साथ ही सटीक, किफायती और सुरक्षित पारा मुक्त विकल्प अपनाने को प्रोत्साहित करना। सदस्य देश देखेंगे अल्बानिया है, बुर्किना है, फासो है, भारत भी है और मोंटेनेग्रो और युगांडा। वित्त पोषण: वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF द्वारा वित्त पोषित क्रियान्वयन विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO इस परियोजना का क्रियान्वयन करेगा। पारे मरकरी के बारे में जानेंगे। पारा प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक तत्व है। यह वायु, जल और मृदा में पाया जाता है। एकमात्र धातु है जो सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है। यह एक स्थायी जैव संचयी व विषाक्त प्रदूषक है। सभी मनुष्य किसी न किसी तरीके से अत्यल्प मात्रा निम्न स्तर में पारे का अंतर्ग्रहण कर लेते हैं। उदाहरण के लिए मछली के सेवन, प्रसाधन सामग्री के उपयोग आदि से पारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने दैनिक या साप्ताहिक मिथाइल मरकरी या मरकरी के इंटेक के लिए सुरक्षित स्तर स्थापित किए हैं। इन स्तरों को सुरक्षित या स्वास्थ्य के लिए बड़े जोखिम से रहित माना जाता है। स्रोत: सोने की खदानें, कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र, ज्वालामुखी उद्गार आदि। प्रभाव हम लोग देखेंगे और समझेंगे क्या प्रभाव पड़ता है इसके द्वारा, मरकरी के द्वारा। यह तंत्र का तंत्र, पाचन तंत्र, थायराइड, लीवर, फेफड़े, किडनी, प्रतिरक्षा प्रणाली, आँखों, मसूड़े और त्वचा पर विषाक्त प्रभाव डालता है। मिनमाता रोग: तंत्र का संबंधित क्रॉनिक बीमारी। यह रोग मिथाइल मरकरी के कारण होता है जो विविध औद्योगिक उपयोगों वाली भारी धातु हैं। पर्यावरण में मुक्त किए जाने पर यह पानी में जमा तलछट में निक्षेपित हो जाता है। इस तलछट में यह विषाक्त मिथाइल मरकरी में परिवर्तित हो जाता है और खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाता है। पारे पर मिनमाता अभिष है, इसके बारे में जानेंगे। इसे 2013 में कुमामोटो जापान में अपनाया गया था और यह 2017 में लागू हुआ। यह मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को पारे के प्रतिकूल प्रभावों से बचाने के लिए विश्व की पहली कानून रूप से बाध्यकारी संधि थी। उद्देश्य: पारे की नई खदानों पर प्रतिबंध लगाना, पारे के मौजूदा खदानों में खनन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना, उत्पादों व प्रक्रियाओं में पारे के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना और कम करना। इस आविष्कार का नाम उस जापानी शहर मिनमाता के नाम पर रखा गया जो 1950 के दशक में मिनमाता रोग का केंद्र बन गया था। भारत में 2014 में इस आविष्कार का हस्ताक्षर किए गए थे और 2018 में इसकी अभिपुष्टि भी की गई थी। डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक DCV 2024 के ड्राफ्ट पर फीडबैक देने के लिए हितधारकों ने और अधिक समय की मांग की है। डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक का लक्ष्य सिस्टमिकली सिग्निफिकेंट डिजिटल एंटरप्राइज और उनके एसोसिएट डिजिटल एंटरप्राइज को विनियमित करना। इससे इन संगठनों की प्रतिस्पर्धा रोधी गतिविधियों को रोका जा सकेगा। यह विधेयक यूरोपीय संघ के डिजिटल मार्केट्स एक्ट से प्रेरित है। DMA का उद्देश्य गूगल, फेसबुक, अमेजन जैसी बड़ी तकनीकी कंपनियों की प्रतिस्पर्धा रोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। विधेयक के प्रावधान: निवारक विनियमन: यह किसी संभावित प्रतिस्पर्धा रोधी गतिविधियों को गठित होने से रोकने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI को आवश्यक पूर्व कार्रवाई करने का अधिकार प्रदान करता है।
और डिजिटल सेवाएं, ये ऐसी सेवाएं जिनमें बाजार में प्रभुत्व या एकाधिकार की आशंका बनी रहती है। इन्हें अनुसूची वन में उल्लेखित पूर्व निर्धारित सूची में शामिल किया गया है। सिस्टमिकली सिग्निफिकेंट डिजिटल एंटरप्राइजेस। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई किसी उद्यम को एसएसडीई के रूप में नामित कर सकता है यदि उस उद्यम की सीडीएसएस बाजार में बड़ी हिस्सेदारी है। एक बार इधर देखेंगे। एसएसडीई के दायित्व, इन्हें अपने ऐसे एसोसिएट डिजिटल एंटरप्राइजेस के बारे में सीसीआई को रिपोर्ट करनी होगी जो सीडीएसएस के प्रावधान में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल। इसके अलावा एसएसडीईएस को अपनी सीडीएसएस में काम करने वाले बिजनेस यूजर्स के गोपनीय डेटा के आधार पर अपने उत्पादों सेवाओं को प्राथमिकता देने से प्रतिबंधित किया गया। इन्हें एंड यूजर्स को किसी थर्ड पार्टी के एप्लीकेशन को डाउनलोड करने, इंस्टॉल करने, संचालित करने का उपयोग करने में बाधा डालने से भी प्रतिबंधित किया गया। भारत के बाहर के उद्यमी को भी शामिल किया गया। सीसीआई के पास इस भावी कानून या इसके तहत बनाए गए नियमों का अनुपालन न करने पर विदेशी उद्यमियों के खिलाफ जांच किया जाएगी। ठीक है, जांच की जाएगी, करने का भी अधिकार होगा। दोस्तों, डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये सब हम लोग देखेंगे। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 का मौजूदा एक्सपोर्ट फ्रेमवर्क डिजिटल कंपनियों की प्रतिस्पर्धा रोधी गतिविधियों को उनके गठित होने के समय रोकने का प्रावधान नहीं करता। एक्सपोर्ट फ्रेमवर्क किसी घटना के घटित होने के बाद कार्रवाई योग्य कदम उठाए जाते हैं। मौजूदा फ्रेमवर्क बड़ी डिजिटल कंपनियों के स्थायी प्रभुत्व या एकाधिकार को समाप्त करने में प्रभावी नहीं है। बड़ी तकनीक कंपनियों द्वारा अपने फायदे के लिए यूजर्स के डेटा का दुरुपयोग करने, अपने प्लेटफॉर्म जैसे कि ऐप स्टोर पर अपनी सेवाओं को प्राथमिकता देने जैसी इस प्रतिस्पर्धा रोधी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह विधेयक डिजिटल इकोसिस्टम के व्यवस्थित और स्वस्थ विस्तार को बढ़ावा देगा।